हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए बात करते हैं एक और आईपीओ के बारे में। नोवा एग्रीटेक आईपीओ। ये आईपीओ जनवरी 23 आज से ही खुला है और जनवरी 25 तक ओपन रहेगा। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी करती क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये कंपनी जो क्रॉप्स होती हैं, ये क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करती है। और जो जो क्रॉप्स में जो प्लांट्स जो आते हैं उसको ये प्रॉपर न्यूट्रिशन देती है, और जो क्रॉप्स में जो सॉइल होती है उसको काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करती है। और ये इनके अराउंड 720 प्रोडक्ट्स हैं, और ये 720 प्रोडक्ट्स इनके रजिस्टर्ड 720 प्रोडक्ट्स इनके अपने हैं इस 3 फील्ड्स में। बट सबसे ज़्यादा इनके हैं क्रॉप प्रोटेक्शन में। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉप प्रोटेक्शन में ये क्या करते हैं। जैसे कि क्रॉप प्रोटेक्शन में नॉर्मली क्या होता है, जैसे पेस्टिसाइड, जब एक बार क्रॉप लग जाती है तो उसके बाद पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये उसको वो बनाते हैं। उसके बाद ये जैसे क्रॉप रोटेशंस होती हैं कि एक बार जैसे एक बार एक डिफरेंट क्रॉप डाली है, अब सेकेंड टाइम एक डिफरेंट क्रॉप डालें विद बेस्ड प्रॉपर एग्रीकल्चर स्टडीज़, ये वो करते हैं। और उसके बाद ये फार्मर्स को बताते हैं कि आप इस तरह से अपनी क्रॉप रोटेशन भी करें, इस तरह से ये क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करते हैं उस तरह से। और उसके बाद ये जैसे प्लांट्स जो न्यूट्रिशन है उसमें भी काफ़ी हेल्प करते हैं। अब प्लांट न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जैसे कि प्लांट्स को काफ़ी अच्छे ग्रो हो, काफ़ी अच्छे वो रिप्रोड्यूस करें, और उसके लिए ये हेल्प करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक प्लांट को ग्रो और रिप्रोड्यूस करने में अराउंड 14 केमिकल्स चाहिए होते हैं। तो ये सारे जो ये सारी की सारी जैसे वो सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें कि वो 14 मिनरल्स और 14 क्वालिटीज़ और एक प्लांट को न्यूट्रिशन से प्लांट को मिले। और उसके बाद ये सॉइल को मैनेज करते हैं कि एक बार जैसे सॉइल में सपोज हमने आप एक क्रॉप लगाई, उसके बाद जब हम सेकंड क्रॉप लगाएं तो उसके बाद वो सॉइल को मैनेज करते हैं, सॉइल की मैनेजमेंट करते हैं कि उसमें सॉइल में जो क्वालिटी है वो सेम टू सेम रहे। और ताकि अब जो सॉइल है वो काफ़ी, एक तो क्वालिटी भी अच्छी रहे, एक उसकी ब्यूटीफुल भी रहे, और एक उसके लैंडस्केप्स भी काफ़ी अच्छी रहे। तो ये तीन चीज़ें ये करते हैं। और उसके ये नॉर्मली क्या करते हैं कि ये जो फार्मर्स होते हैं उनके साथ जो ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और उनकी नीड्स को समझते हैं, और फिर ऐसे कस्टमाइज सॉल्यूशंस निकालते हैं अपनी R&D से। तो ये काफ़ी जो न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट निकालते हैं और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी निकालते हैं। और इनके पास एक काफ़ी अच्छी टीम है, अराउंड 215 इनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से, जैसे एग्रीकल्चर उन्होंने साइंस, दे आर एजुकेटेड इन दिस फील्ड, और वो फार्मर्स के साथ इसमें काम भी करते हैं। और इनकी कई स्कीम्स हैं, जैसे किसान मित्रा है और किसान सेवक है, तो उसके साथ भी एसोसिएटेड हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपनी, व्हाट दे विल डू। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ कि आईपीओ के बारे में। ये जनवरी 23 से 25 के बीच में रहेगा ये आईपीओ, और ये आईपीओ का प्राइस बैंड है 39 से 41 के बीच में, और ये 365 शेयर्स का होगा। तो एक लॉट जो पड़ेगा वो पड़ेगा अराउंड 14,950 रुपीज़ का। इसकी लिस्टिंग 31 को होगी, और कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 143 करोड़ रुपीस लेगी। और 143 करोड़ में से जो फ्रेश इशू है वो है 112 करोड़ का, यानी फ्रेश इशू जो कंपनी के पास जाएगा और जिसको कंपनी यूटिलाइज करेगी वो होता है फ्रेश इशू। और जो ऑफर फॉर सेल है, जो प्रमोटर के पास जाएगा, वो अराउंड 31 करोड़ है। अब जो 112 करोड़ रुपीस जो कंपनी के पास जाएगा, जो फ्रेश इशू है, कंपनी उसमें अराउंड 70 करोड़ का वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करेगी। इनकी ये नोवा एग्रीटेक है, इनकी एक और सब्सिडरी है नोवा एग्री साइंस। तो नोवा एग्री साइंस पे 43 करोड़ का वर्किंग कैपिटल जाएगा,
और बाकी जो 70 करोड़ में से 43 इसके पास जाएगा, और 26 करोड़ रुपीस जो वर्किंग कैपिटल है वो नोवा एग्रीटेक में जाएगा, जो मेन होल्डिंग कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है। उसके बाद ये अराउंड 25 करोड़ रुपीस इसका वर्किंग कैपिटल में जाएगा। ये भी इसी तरह से डिवाइडेड है। 25 करोड़ में से 10 करोड़ जो जाएगा वो नोवा एग्री टेक में जाएगा, जिसका हम आईपीओ आ रहा है। और 14.5 करोड़ रुपीस नोवा एग्री साइंस में जाएगा, जो कि अगेन इनकी सब्सिडरी है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जाएगा। और उसके बाद जो बाकी का जो है मनी है, अराउंड 18 करोड़ इनके पास रहेगी। 18 करोड़ वो इनके वर्किंग का है, वो इनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रहेगी ये मनी इनके पास। और इस तरह से देखेंगे तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 373 करोड़ रुपीस होती है। और इनका जो एंकर बुक है वो 43 करोड़ का था, और वो 43 करोड़ रुपीस कंप्लीटली सब्सक्राइब हो गए हैं। और जो 43 करोड़ में से जो कम्प्लीटली सब्सक्राइब हुए हैं उसमें क्वांटम भी है। क्वांटम फंड ने भी इसमें सब्सक्राइब किया है, और एजी फंड ने भी इसमें सब्सक्राइब किया है। जस्ट आई एम नेमिंग 1 एंड 2, तो ये सब्सक्राइब हो चुका है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जब भी एंकर सब्सक्रिप्शन होती है तो वो लॉक इन पीरियड के साथ होती है। फर्स्ट 30 डेज के अंदर कंपलसरी है कि वो फर्स्ट 30 डेज तक तो सेल नहीं कर सकते। जैसे ही 30 डेज होता है तो एंकर बुक में से 50% एंकर इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल सकते हैं। और जब 90 डेज के बाद होता है देन दे कैन सेल इट कंप्लीटली। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 16 स्टेट्स में सप्लाई करती है, और इसके अराउंड 11,700 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और बाहर भी अपार्ट फ्रॉम इंडिया ये 4 कंट्रीज में और भी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। अब इसका जो रेवेन्यू है, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इसका अराउंड 55% रेवेन्यू तेलंगाना स्टेट से आता है, और अराउंड 15% रेवेन्यू इसका आता है आंध्र प्रदेश से, और अराउंड 7% इसका आता है कर्नाटका से। तो ये 76-77% जो टोटल रेवेन्यू है इसका, ये 3 स्टेट से आता है। बाकी 23-24% इसका बाकी स्टेट से आता है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी बात करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखेंगे तो इनकी सेल्स फाइनेंशियल 21 पे 160 करोड़ थी, जो कि बढ़ के 210 करोड़ हो गई है। इनका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 6 करोड़ था अराउंड, और ये 6 करोड़ बढ़ के 6 करोड़ था फाइनेंशियल 21 में, और ये 6 करोड़ बढ़ के 20 करोड़ हो गया है फाइनेंशियल 23 में। और इनकी जो लास्ट 6 मंथ्स के हैं, अप्रैल 23 से सितंबर 23 के जो फाइनेंशियल्स हैं, उसमें जो इनकी सेल्स है वो अराउंड है 103 करोड़, और इसमें इनका प्रॉफिट्स आ रहा है 10.3 करोड़। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि इनका जो प्रॉफिट और सेल्स है, ये धीरे-धीरे इसके जो मार्जिन्स हैं काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। और मैनेजमेंट से पूछा भी गया था, विल यू एबल टू रिटेन व्हाट यू आर हैविंग इट, कि आप आगे भी इसको सस्टेन कर पाएँगे? मैनेजमेंट ने यस इसके लिए क्लियरली बोला था। दे हैव बिकॉज़ दे विल बी एबल टू रिटेन द सेम थिंग। और इसमें ये भी पूछा गया था कि जैसे कि आपके एबिटा मार्जिन 18% है, विल यू एबल टू रिटेन? तो मैनेजमेंट ने ये भी बोला था, यस, दे विल बी मेंटेनिंग रफली 18% अराउंड एबिटा मार्जिन। तो मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट, बिकॉज़ उनकी खुद की आर-एन-डी की टीम है, और उनके खुद के जो वो जिससे वो सेल करते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो एम्प्लॉइज़ काफ़ी दे आर लाइक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यू विल से। और वो अच्छी तरह से अपने जो प्रोडक्ट्स को ऊपर सेल भी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी उनका काफ़ी बड़ा है। इसलिए दे हैव द फुल कॉन्फिडेंट कि वो अपने मार्जिन्स को और सेल्स को रिटेन भी कर पाएँ। हालाँकि इसमें से ये भी पूछा गया था कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो है अराउंड आती है आपकी वर्किंग कैपिटल कहीं-कहीं जगह पे 150-170 डेज़ तक भी आपकी वर्किंग कैपिटल आ रही है। अगर मैं पिछले पिछले 3 इयर्स का देखूँ तो। तो मैनेजमेंट ने ये बिल्कुल क्लियरली बोला था कि जो इसमें वर्किंग कैपिटल है, ये नॉर्मली इस इंडस्ट्री में 120 डेज़ की मिनिमम रहती है। क्योंकि जब अल्टीमेटली जब फार्मर सेल करता है, तो तभी वो पैसा डीलर को देता है, और डीलर उस कंपनी को देता है। तो फार्मर नॉर्मली अगर जब प्राइस लो होता है, सपोज़ फार्मर ने जैसे कॉटन करी या पैडी किया,
और उसका लेकिन प्राइस लो चल रहा है मार्केट में, तो फार्मर रिटेन करता है अपने घर पे, उस चीज़ को बेचेगा नहीं। और उसके बाद जब वो देखेगा कि प्राइस शूट अप कर रहा है, देन ओनली द फार्मर विल सेल। और जब फार्मर बेचेगा, तभी इनको पैसा मिलेगा। दूसरी चीज़, मैनेजमेंट कभी भी जब न्यू प्रोडक्ट लेकर आती है, उस न्यू प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके कारण भी फार्मर को जब देना पड़ता है, और द कंप्लीट साइकिल, बिकॉज़ सिंस इट्स अ न्यू प्रोडक्ट विल बी देयर, तो उस केस में भी वो जो वर्किंग कैपिटल है इनकी, वो डेज़ होते हैं वो बढ़ जाते हैं, एंड वो 180 डेज़ और या 200 डेज़ तक भी पहुँच सकते हैं। तो ये भी मैनेजमेंट ने बताया था। इसके साथ हम बात करते हैं इनकी डेट और इक्विटी रेशियो की। डेट और इक्विटी रेशियो इनकी 1.11 के करीब आती है, जो कि अगर हम इस पीयर्स में देखेंगे, जो इनके पीयर्स हैं, उनकी डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ अराउंड रफली 0 है। तो मैनेजमेंट से पूछा गया था कि आपकी डेट इक्विटी रेशियो 1.11 आ रही है, आप क्या किस तरह से इसको क्या 0 करेंगे? तो मैनेजमेंट ने ये बताया था, इनके जो 70 इनके इनके पहले मैं बता देता हूँ, 50 करोड़ से लोन थे 21 में, जो बढ़ के 70 करोड़ हो गए थे। मैनेजमेंट ने ये बोला है कि ये जो 20 करोड़ का जो लोन है, टर्म लोन है, वो ये इसी आईपीओ की प्रोसीडिंग से दे दे पाएँगे। लेकिन जो 50 करोड़ की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, वो चलती जाएगी। तो दे विल नॉट बी पेइंग दैट कंप्लीटली 50 करोड़, तो उनका डेट टू इक्विटी रेशियो कभी निल नहीं होगा। तो मैनेजमेंट ने एक ये चीज़ बताई थी डेट और इक्विटी रेशियो पे। लेकिन अगर आप इसकी प्राइस टू अर्निंग देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे, तो प्राइस टू अर्निंग अगर फाइनेंशियल 23 के हिसाब से मैं देखूँ, तो 13 आता है, और लास्ट 6 मंथ्स के हिसाब से देखूँ, प्राइस टू अर्निंग 18 आता है, जो लास्ट 6 मंथ्स की अर्निंग है। और अगर आप इनके कॉम्पिटिटर्स देखेंगे, एरीज़ एग्रो और बेस्ट एग्रोटेक, और जो भी इस फील्ड में जो कॉम्पिटिटर हैं, उनके मिनिमम प्राइस प्राइस अर्निंग 16 से 85 तक जाती है। तो यहाँ पे ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज़ ऑफ देयर वैल्यूएशन। प्राइस जो इनकी वैल्यूएशंस है वो काफ़ी रीज़नेबल है। दूसरा, इसमें जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेट वर्थ है, वो 30% प्लस है। इसके कारण डेफिनिटली दे हैव गॉट अ वेरी दिस इज़ अ वेरी गुड वैल्यूएशन जिसमें ये लेकर आ रहे हैं, जो 41 है। और शायद यही रीज़न है कि ग्रे मार्केट प्राइस जो इस कंपनी का है, वो 50% प्रीमियम में दिखा रहा है। यानी कि 41 का जो अगर मेरा शेयर है, तो ग्रे मार्केट प्राइस ये बोल रही है कि ये 61 से प्लस पे खुल सकता है। हाउएवर, ग्रे मार्केट प्राइस एक इंडिकेशन नहीं होता है, पूरा इंडिकेशन ये नहीं, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, आई मीन टू से। लेकिन सिर्फ आप उसको देखकर प्लीज़ कभी भी इसको इन्वेस्ट ना करें। आपको पूरे का पूरे कंपनी को देखना है, पूरे उसके फाइनेंशियल्स को समझना है, उसी के बाद इसमें किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें। ये तो मैंने आपको बता दिया इसके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के बारे में, ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में, लेकिन अब ज़रूरी है कि यू शुड आल्सो नो अबाउट द रिस्क। इस कंपनी के रिस्क्स भी हैं, जैसे कि ये जो पूरा का पूरा है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ पे काफ़ी डिपेंड होता है। और अगर आप देखेंगे कि ये सिर्फ 3 स्टेट्स पे, जैसा मैंने आपको बताया था, 3 स्टेट्स के अंदर तेलंगाना, एपी और कर्नाटका में सेल्स आ रही है 77% की। अगर इन 3 स्टेट्स में कोई भी रीज़न से, चाहे आप मानसून ले लीजिए, फ्लड ले लीजिए, अगर इन 3 स्टेट्स पे ज़्यादा होगा, तो इस कंपनी के रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे। और अगर बाकी स्टेट्स में भी अगर मानसून थोड़ा-सा खराब होता है या फ्लड की सिचुएशन होती है, तो भी इस कंपनी के रेवेन्यू इम्पैक्ट होंगे, सिंस ये एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को बेचता है। अ, अब अगर इसके मैं और रिस्क की भी बात करूँ, तो इस कंपनी के डीआरएचपी पे जैसे मैंने देखा था कि इसका जो लोगो है, इस पे भी कुछ लिटिगेशंस हैं, कि सम पीपल आर क्लेमिंग दैट दैट इज़ देयर लोगो। तो दैट इज़ वन थिंग जो लोगों लोगों पर है। थोड़े बहुत लिटिगेशंस हैं कंपनी पे, बट दैट इज़ वंस आई सॉ इट वाज़ ओके। और कंपनी ने कई क्रिमिनल केसेस करे हुए हैं, तो दैट वाज़ अ बिग नंबर, बट दैट वाज़ नॉट अगेंस्ट द कंपनी, दैट द कंपनी हैज़ डन इट। तो दैट सीम्स फाइन।
और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा जैसे कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में है, तो ये लाइक इनको ये दैट इज़ लाइक बिकॉज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग ओवर हियर, तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क है कि इनको अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इनोवेट करते रहना है, देन ओनली इनका ये आगे बढ़ सकती हैं, तो इनके लिए कंटीन्यूअस R&D चाहिए। तो otherwise their competition, they will able to take their market। तो एक ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर थोड़ा सा मैं DRHP में में मैंने एक और पॉइंट देखा था कि इनके जो इन्होंने कुछ पेनल्टीज पे करी हुई हैं नॉन कंप्लायंस के कारण, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इन्होंने कुछ पेनल्टीज पे करके कुछ डिलेस जैसे फाइलिंग एंड ऑल दैट इज देयर, तो वो सब करा था। तो दैट इज दैट शुडंट हैव हैपेंड, बट दैट इज इट हैज बीन डन। उन्होंने फाइन वाइन पे कर दिए और इसके कारण कुछ जो भी डिलेस थे उसके कारण जो भी फाइल वाइल करना था दे हैव डन इट। उसके बाद जो इनका जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इनके रॉ मटेरियल हैं वो आते हैं ताइवान और चाइना से। तो इनके इम्पोर्ट पे लाइक ये डिपेंडेंट है, तभी ये बना सकते हैं जब ये इम्पोर्ट का रॉ ये जो इनके रॉ मटेरियल्स वहाँ से आते हैं, तो ये वहाँ से प्रोक्योर करते हैं अपने रॉ मटेरियल। तो दीज आर ऑल द रिस्क अबाउट द कंपनी, एंड एक्चुअली दिस इज द ऑल द ओवरऑल अबाउट दैट about this company. That's it from my side, and if you like the video, please share, subscribe, and comment my channel.